हेलो दोस्तों। तो लास्ट की वीडियोस में हम लोगों ने एंजाइम्स और विटामिन्स के बारे में पढ़ा था। आशा करता हूँ आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पहले जा कर के उससे पढ़ें। और विटामिन्स में जो एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है विटामिन का, जिसमें कि कोई भी विटामिन, सपोज करें विटामिन ए है, उसका सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से वो हमें मिलता है, और अगर उसका हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होगा, ये चीज़ उसके लिए एक एनसीईआरटी में एक टेबल बना रखा है। आप लोग उस टेबल को अच्छे से याद कर लें, उससे भी एक दो क्वेश्चन एग्जाम में फंसता ही फंसता है। अब हम लोग एनसीईआरटी का ही अगला पॉइंट, टॉपिक नंबर 14.5 जो कि है न्यूक्लिक एसिड, उस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। जिसमें सबसे है हमारे पास सबसे पहले तो न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड का चर्चा होते ही, न्यूक्लिक एसिड सपोज कर दोस्तों दो टाइप का होता है। एक तो होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो डीएनए आरएनए का जैसे ही दिमाग में नाम आता है तो हमको एक ही चीज़ आता है, हेरिडिटी या इनहेरेंट कैरेक्टर। इन चीज़ों का बात हमारे दिमाग में आता है। तो उन्हीं सारे चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे इसमें ये फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज पॉसिबल बाय ट्रांसफर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अ लिविंग सेल कॉल्ड एज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब किसी इनहेरेंट कैरेक्टर का, यानी कि किसी कैरेक्टर का, किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है, जैसे पिता का कोई प्रॉपर्टी उसके पुत्र में, जो किसी फादर का प्रॉपर्टी जो है किसी भी टाइप का, उनका गुण वगैरह उनके बच्चों में जो देखा जाता है वो इसी डीएनए आरएनए वगैरह के कारण देखा जाता है। यानी कि इनहेरेंट कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है या ट्रांसफ़र होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो होता है वो किस चीज़ के ज़रिए होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में होता है सेल, और सेल के अंदर होता है दोस्तों न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस होता है इसी का ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और इसी न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होने के कारण ही इनहेरेंट कैरेक्टर का भी ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन हो जाता है। तो ये जो इनहेरेंट कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होता है, इसी चीज़ को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन या ट्रांसफ़र ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इसी चीज़ को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। और ये पॉसिबल किस चीज़ के ज़रिए होता है, तो ये एक्चुअल में जो ट्रांसमिशन होता है वो लिविंग सेल के न्यूक्लियस के ट्रांसफ़र के कारण होता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो बॉडी का सेल होता है उसी के न्यूक्लियस के ट्रांसमिशन के कारण, ट्रांसफ़र होने के कारण ही हेरिडिटी होता है वहाँ पे। और इसको अच्छे से समझे तो यहाँ पे दूसरा लाइन लिखा है कि क्रोमोजोम मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अदर बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। कि आखिर इस लिविंग सेल है, अगर दोस्तों इसी को अच्छे तरीके से देखा जाए तो उसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ लिखा हुआ है। क्या है कि सेल होता है, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में सेल होता है बहुत सारा। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम। और ये जो दोस्तों क्रोमोजोम होता है ये बेसिकली बना होता है दो चीज़ों का। एक तो बना होता है ये प्रोटीन का, और दूसरा बना होता है दूसरे बायोमोलिकुल्स वगैरह का। लेकिन इस क्रोमोजोम का मेन कंपोनेंट है प्रोटीन। तो यही जो प्रोटीन और जो ये दूसरा बायोमोलिकुल है, इन्हीं को कंबाइंड फॉर्म में ही हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और इसी क्रोमोजोम हम लोग तो कहते हैं कि न्यूक्लियस के ट्रांसफ़र होने के कारण, लेकिन एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर होता है ये क्रोमोजोम। और यही क्रोमोजोम का एक्चुअल में ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। यानी यही जो क्रोमोजोम होता है ये जिस प्रोटीन और बायोमोलिकुल सबस्टेंस का बना होता है, जिसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, उसी के ट्रांसमिशन के कारण, ट्रांसफ़र के कारण इनहेरेंट कैरेक्टर का ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है। उसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। तो ये दूसरा लाइन है कि क्रोमोजोम मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अदर बायोमोलिक्यूल, कि ये जो क्रोमोजोम है हमारा, ये प्रोटीन और दूसरे जो बायोमोलिक्यूल का बना हुआ है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। और ये जो क्रोमोजोम होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो किसी सेल के न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट होता है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। तो जो हेरिडिटी होता है यानी इनहेरेंट कैरेक्टर का जो ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए यही हमारा क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी एक्चुअल में यही क्रोमोजोम इनहेरेंट कैरेक्टर के ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद है कि ये जो क्रोमोजोम है ये जिस प्रोटीन और दूसरे बायोमोलिकुल सबस्टेंस से बनता है, क्रोमोजोम जिस प्रोटीन और दूसरे बायोमोलिकुल सबस्टेंस से बनता है, उन्हीं को हम लोग, उसी प्रोटीन और बायोमोलिकुल सबस्टेंसेस को हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। वही है कि दिस प्रोटीन एंड अदर बायोमोलिक्यूल आर कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। कि वही जो प्रोटीन और जो दूसरा बायोमोलिक्यूल है जिससे होकर के हमारा क्रोमोजोम बना है,
और ये क्रोमोजोम रहता कहाँ है, तो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो ये जो क्रोमोजोम है वो जिस प्रोटीन और बायोमोलिक्यूल सबस्टांस से बना हुआ है उन्हीं को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा आरएनए और दूसरा होता है हमारा डीएनए। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो हमारा डीएनए होता है इस डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये न्यूक्लिक एसिड हमारा पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। अब न्यूक्लियोटाइड होता क्या है इस चीज़ के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत पहले भी सीख चुके हैं कि पॉलीपेप्टाइड वगैरह के बारे में सीखे थे। यहाँ पे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड वगैरह के बारे में सीखने वाले हैं कि ये होता क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसको हम अभी आगे सीखने वाले हैं। तो जो ओरिजिनली देखा जाए तो ये जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है यानी कि ये जो आरएनए और डीएनए है, ये आरएनए और डीएनए खास करके जो न्यूक्लिक एसिड है ये किसका पॉलीमर होता है, तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जब कंबाइन होता है तो यही कंबाइन होकर के न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। अब चूंकि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से ही न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसी कारण से न्यूक्लिक एसिड को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब पॉली मीन्स मेनी, न्यूक्लियोटाइड यानी कि जिसमें बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जब कंबाइन होगा। और हम जानते हैं कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जब कंबाइन होगा तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, न्यूक्लिक एसिड का। क्यों करेगा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो हमारा पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, इसी कारण से न्यूक्लिक एसिड को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इतना चीज़ रहा। इसी चीज़ को अगर हम फिर से एक बार समझें तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इनहेरेंट कैरेक्टर का, जो हमारा इनहेरेंट कैरेक्टर होता है, इस इनहेरेंट कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है उसी ट्रांसमिशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं हेरिडिटी। अब ये जो हेरिडिटी होता है एक्चुअल में किस चीज़ के ट्रांसमिशन के कारण होता है, तो एक्चुअल में ये क्रोमोजोम के ट्रांसमिशन के कारण होता है। ये जो क्रोमोजोम होता है ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, तो सेल के न्यूक्लियस में अवेलेबल होता है। और ये जो हमारा क्रोमोजोम है ये बना हुआ होता है प्रोटीन का और दूसरे बायोमोलिक्यूल का, और इन्हीं प्रोटीन और दूसरे बायोमोलिक्यूल को ही शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये जो प्रोटीन या फिर जो न्यूक्लिक एसिड है ये पॉलीमर होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड का, इसी कारण से इस न्यूक्लिक एसिड को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो इतना चीज़ अभी तक हम लोग सीखे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हम लोग इतना तो सीख लिए कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि आखिर ये इसका मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है। तो अगर ये न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है तो इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बहुत सारा हमको यूनिट्स मिलना चाहिए, और उसका हाइड्रोलिसिस कराने से बहुत सारा हमको न्यूक्लियोटाइड का यूनिट्स मिलना चाहिए। अब हम उसी को देखने वाले हैं। तो हम दोस्तों जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, डीएनए आरएनए। अब इसी डीएनए और आरएनए का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने पे बेसिकली 3 टाइप का प्रोडक्ट हमको मिलता है। 3 ही प्रोडक्ट नहीं मिलता है, 3 टाइप का प्रोडक्ट मिलता है, ये इनफाइनाइट नंबर में मिलेगा। तो डीएनए और आरएनए जो कि हमारा न्यूक्लिक एसिड है, इनका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने से हमें 3 टाइप का प्रोडक्ट मिलता है। एक होता है हमारा पेंटोज शुगर। अब पेंटोज नाम में लग गया तो यहीं से क्लियर है कि ये पेंटोज का मतलब होगा 5 कार्बन वाला शुगर होगा, इसके अंदर 5 कार्बन होगा। दूसरा इसके अंदर होता है फॉस्फोरिक एसिड। जो डीएनए आरएनए होता है इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें 3 यूनिट मिलता है, 3 टाइप का प्रोडक्ट मिलता है। एक तो होता है हमारा पेंटोज शुगर, एक होता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, और एक होता है हमारा नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस का मतलब होता है ऐसा बेस जिसके अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल रहेगा। तो डीएनए और आरएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड है, इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने से हमें पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजीनस बेस, इसी 3 टाइप का प्रोडक्ट हमें मिलता है, और ये इनफाइनाइट नंबर में मिलेगा। अब हमको बारी बारी से हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि ये चीज़ होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि अभी तो हम देखें कि न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होता है, एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है हमारा आरएनए।
फिर अगर हम बात करें डीएनए के लिए, तो आखिर डीएनए में किस टाइप का पेंटोज शुगर होता है? तो पेंटोज शुगर भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। डीएनए में जो पेंटोज शुगर होता है उसका नाम होता है बीटा डी प्लस 2 डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में जो हमारा पेंटोज शुगर होता है उसका नाम होता है बीटा डी प्लस राइबोज। अब अगर हम इस बीटा डी प्लस राइबोज का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे सबसे ऊपर चूंकि ये हमारा 5 कार्बन का रिंग होता है, तो यहाँ पे हम लोग एक ऑक्सीजन देते हैं, एक हम लोग पेंटागोन जैसा स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग CH2OH H लिखते हैं, ऊपर में CH2OH, बॉटम पे यहाँ पे H, फिर यहाँ पे इस वाले कार्बन पे ऊपर में H नीचे OH, फिर इस वाले कार्बन पे ऊपर में H नीचे OH, और फिर इस वाले कार्बन पे ऊपर पे OH और नीचे H। अब दोस्तों अगर हम देखें तो ये हमारा जो हुआ, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन हुआ, ये हमारा सेकंड कार्बन है, ये हमारा थर्ड कार्बन, ये हमारा फोर्थ कार्बन, और ये जो CH2OH ऊपर का ये हमारा फिफ्थ कार्बन। इसका मतलब कि डी प्लस बीटा डी प्लस जो राइबोज है उसमें हमारा 5 कार्बन होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा बीटा डी प्लस राइबोज, जिसमें फोर्थ कार्बन पे टॉप पे CH2OH, बॉटम पे H, थर्ड कार्बन पे टॉप पे H, बॉटम पे OH, सेकंड कार्बन पे टॉप पे H, बॉटम पे OH, और फर्स्ट कार्बन पे टॉप पे OH और बॉटम पे H होता है। ये स्ट्रक्चर होता है बीटा डी प्लस राइबोज का। अगर बीटा डी प्लस राइबोज का स्ट्रक्चर बनाने आ गया तो उससे बीटा डी प्लस 2 डीऑक्सी राइबोज को बनाना काफी आसान होता है। बस इसमें आपको इतना देखना है कि ये 2 डीऑक्सी है, तो इस 2 डीऑक्सी का मतलब होता है, डी का मतलब होता है कि हटाना, किस चीज को हटाना है, तो ऑक्सी यानी ऑक्सीजन को, और यानी कि ऑक्सीजन को हटाना है, किस प्लेस से हटाना है, तो सेकंड प्लेस से हटाना है। तो हम जानते हैं कि राइबोज का स्ट्रक्चर ये हमारा बीटा डी प्लस राइबोज, इसमें सेकंड कार्बन ये था, और सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन जो है वो बॉटम साइड पे ही है। तो अगर हम इस सेकंड कार्बन के ऑक्सीजन को यहाँ से हम हटा दें तो देखिए दोस्तों स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप का बन जाएगा। यहाँ पे ऊपर में CH2OH H H OH H, और यहाँ पे OH था इसमें, तो बस इसी ऑक्सीजन को हम यहाँ से हटा दिए हैं, और ऊपर OH H। तो यही जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है, यही स्ट्रक्चर किसका होता है, तो ये बीटा डी प्लस 2 डीऑक्सीराइबोज का होता है। तो इस तरीके से हम लोग बीटा डी प्लस राइबोज और बीटा डी प्लस 2 डीऑक्सीराइबोज के स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं। बीटा डी प्लस राइबोज बनाना अगर सीख लिए तो सेकंड जो हमारा कार्बन एटम है उस पर जो बॉटम पे ऑक्सीजन लगा हुआ होता है उस ऑक्सीजन को वहां से हम रिमूव कर देते हैं। तो ऑक्सीजन के रिमूव करने से ही जो स्ट्रक्चर तैयार होता है हमारा, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बीटा डी प्लस 2 डीऑक्सीराइबोज। अब हम लोग ये देख लिए कि ये डीएनए और आरएनए के लिए पेंटोज शुगर किस किस टाइप का इस्तेमाल होगा। तो डीएनए के लिए बीटा डी प्लस 2 डीऑक्सीराइबोज यानी कि ऐसे शुगर का इस्तेमाल होता है, और पेंटोज शुगर के लिए बीटा डी प्लस राइबोज यानी कि इस वाले पेंटोज शुगर का इस्तेमाल होता है। फिर फॉस्फोरिक एसिड तो H3O4 होता है, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि एक टाइप का एसिड है। अब ये तो चेंज होता नहीं है, ये डीएनए आरएनए के लिए दोनों के लिए सेम रहता है H3O4। फिर उसके बाद हमारा नाइट्रोजीनस बेस। अब ये जो नाइट्रोजीनस बेस होता है, ये नाइट्रोजीनस बेस भी डीएनए और आरएनए के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजीनस बेस होता है। डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजीनस बेस होता है, उसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है AGCT। और अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर भी 4 नाइट्रोजीनस बेस होता है, और इसका याद रखने का तरीका है AGCU। डीएनए के लिए AGCT और आरएनए के लिए AGCU। A stands for adenine, G stands for guanine, C stands for cytosine, T stands for thymine, and here U stands for uracil। तो डीएनए के अंदर 4 टाइप का नाइट्रोजीनस बेस होता है AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और जो हमारा जो आरएनए होता है उसके अंदर भी 4 टाइप का हमारे पास नाइट्रोजीनस बेस होता है, उसको AGCU से याद रखना है शॉर्ट में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। इन चारों ये जो हमारा टोटल अगर देखा जाए तो AGCT और ये एक U, ये टोटल 5 टाइप का जो नाइट्रोजीनस बेस है, इसका स्ट्रक्चर NCERT में ड्रॉ किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके स्टडी से, और नहीं है बोर्ड के लिहाज से उतना आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट है, इसी कारण से यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग क्या देखें, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की। ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये बना हुआ किस किस चीज का होता है, तो डीएनए या ये जो न्यूक्लिक एसिड है जो 2 टाइप का होता है हमारा डीएनए और आरएनए, इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने से ओवरऑल हमें 3 टाइप का प्रोडक्ट मिलता है। एक तो होता है पेंटोज शुगर, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, तीसरा नाइट्रोजीनस बेस।
डीएनए के लिए अगर पेंटोज शुगर की बात करें तो वो होता है हमारा बीटा डी प्लस 2 डीऑक्सी राइबोज, जिसमें सेकेंड कार्बन से डीऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन को हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वही हमारा बीटा डी प्लस 2 डीऑक्सी राइबोज का होता है। और जो आरएनए के लिए जिस पेंटोज शुगर का इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा बीटा डी प्लस राइबोज, उसमें बस एज इट इज स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फिर फॉस्फोरिक एसिड है, तो फॉस्फोरिक एसिड डीएनए आरएनए दोनों के लिए सेम होता है H3A4। उसके बाद अगर हम डीएनए के लिए बात करें तो डीएनए में 4 टाइप का नाइट्रोजिनस बेस होता है, AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। और आरएनए के लिए बात करें तो आरएनए में भी 4 टाइप का नाइट्रोजिनस बेस होता है, AGCU, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो इतना रहा इसके केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में न्यूक्लिक एसिड का। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कि जो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है इसका अगर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो वो हम कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और ये आपको बनाने बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए और ये काफ़ी आसान है। आप देखें, अच्छे से समझें, आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। न्यूक्लिक एसिड का जैसे ही बात आता है तो 2 चीज़ का नाम क्लियर होता है वहाँ से। एक तो होता है हमारा न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। तो आखिर इस न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है, कैसे बनता है? तो दोस्तों अगर जो पेंटोज शुगर होता है तो पेंटोज शुगर लेना है, जैसे हम सपोज करें ये हमारा एक पेंटोज शुगर हुआ, इसमें ये फर्स्ट कार्बन हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ। तो जो पेंटोज शुगर हम लेते हैं उसमें पेंटोज शुगर पे हमको बेस अटैच करना है, पेंटोज शुगर प्लस बेस, यानी कि इस बेस को हमको ऐड करना है इस पेंटोज शुगर के साथ। लेकिन किस पोजीशन पे हम इस बेस को ऐड करेंगे? तो C1 डैश पोजीशन, यानी कि जो फर्स्ट कार्बन है हमारा, उस फर्स्ट कार्बन पे अगर हम बेस को अटैच कर दें पेंटोज शुगर में तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है वही हमारा कंपाउंड न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। यानी कि पेंटोज शुगर लेना है, उसमें फर्स्ट कार्बन पे हमको बेस अटैच कर देना है। तो फर्स्ट कार्बन पे अगर हम बेस अटैच कर दें टॉप साइड में तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वही स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। यानी कि पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे बेस को अटैच करने से जो कंपाउंड हमारा प्रिपेयर होता है वही कंपाउंड हमारा न्यूक्लियोसाइड होता है। अब हम देखते हैं कि जरा कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो पेंटोज शुगर लेना है, उस पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे C1 पोजीशन पे हमको बेस अटैच करना है, यही नाइट्रोजिनस बेस है जिसको हम ऊपर में देखें। तो पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे टॉप पे हमको नाइट्रोजिनस बेस को ऐड करना है, और पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन पे, फिफ्थ पोजीशन पे, जहाँ पे हम लोग ये CH2OH होता था, यहाँ पे इसी पोजीशन पे हमको करना क्या है कि H3O4 को H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड को कंबाइन करना है। तो फॉस्फोरिक एसिड को जब कंबाइन कर देंगे तो जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, यानी पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजिनस बेस को ऐड करें, और पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन पे ही अगर हम H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड को अगर हम लोग उसके जगह पे पुट कर दें तो ओवरऑल जो कंपाउंड बनता है वही हमारा न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखते हैं, यानी कि पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे अगर हम बेस अटैच कर दें तो जो कंपाउंड बनेगा उसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, और पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे बेस और उसके फिफ्थ कार्बन पे अगर हम लोग H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड को अगर हम अटैच कर दें तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा उसी को बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोटाइड। अब हम जरा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से सीखें, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास CH2OH, H, यहाँ पे HOH, HOH, और ये यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कार्बन पे बेस को अटैच कर दिए। ओवरऑल देखा जाए तो यही हमारा पेंटोज शुगर होता था। और पेंटोज शुगर में बस होता क्या था, अगर हम इसको बात करें तो ये कौन से टाइप का पेंटोज शुगर होता था, तो जिसको हम लोग लिए थे आरएनए वाले के लिए बीटा डी प्लस राइबोज, तो इस वाले पोजीशन पे बस OH होता था। तो हम किए क्या कि यहाँ से यही हमारा फर्स्ट कार्बन था, तो इसी फर्स्ट कार्बन पे यहाँ से हम OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिए, और इसी OH ग्रुप पे फर्स्ट कार्बन पे हम लोग क्या किए, बेस को अटैच कर दिए। तो अभी अभी हम लोग सीखे कि पेंटोज शुगर में अगर फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजिनस बेस को अटैच कर दिया जाए तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनता है यही स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, तो यही हमारा न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। तो यही स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियोसाइड आया। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये हो सकता है कि आखिर हम यहाँ पे इसका जो नंबरिंग है कार्बन का वो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। तो उसका रीजन ये होता है कि ये जो हमारा नाइट्रोजिनस बेस है, इस नाइट्रोजिनस बेस के अंदर भी हमारे पास कार्बन होता है, और वो जो कार्बन होता है वो हमारा सारा का सारा पेरेंट चेन का प्राइमरी कार्बन होता है। तो पेरेंट चेन के अंदर प्राइमरी कार्बन है तो उसका नंबरिंग हम 1 2 3 से करेंगे,
और ये चूंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेगा, या फिर हम इन कार्बन को उसके जो नाइट्रोजिनस बेस के अंदर कार्बन है उससे डिफरेंट बस हमको पता चले, इसी कारण से इसको हम लोग 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश के रिप्रेजेंट करा रहे हैं, और इसका कोई दूसरा रीजन नहीं है। तो न्यूक्लियोसाइड यही स्ट्रक्चर हुआ। कैसे बना सकते हैं इसको हम लोग? तो पेंटोज शुगर लेंगे और फर्स्ट कार्बन पे, उसी पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे अगर हम लोग बेस को अटैच कर दें तो जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वही हमारा न्यूक्लियोसाइड होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अब अगर हमको न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो आप उसको आसानी से ध्यान से समझिए। तो फर्स्ट कार्बन पे बेस लगा दिए, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये हमारा पेंटोज शुगर था, इसके फर्स्ट कार्बन पे हम बेस अटैच किए थे, और इसी के अगर फिफ्थ कार्बन पे, तो फिफ्थ कार्बन तो हमारा यही होता है, इसी फिफ्थ कार्बन पे अगर हम H3PO4 यानी कि अगर हम फॉस्फोरिक एसिड को ऐड कर दे इस वाले पोजीशन पे, तो ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा, यही जो स्ट्रक्चर बनेगा, यही स्ट्रक्चर हमारा ओवरऑल न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। लेकिन वो कब कहलाएगा? जब इसके फर्स्ट कार्बन पे बेस लगा दें, तो यहाँ बेस लगा हुआ है, और इसके फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे अगर हम H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड को अगर अटैच कर दे, तो अभी यहाँ पे नहीं है ये। तो यहाँ पे एक चीज दिखाया गया है कि ये जो है इस कंपाउंड के नीचे, ये हमारा न्यूक्लियोसाइड था एक टाइप का, पेंटोज शुगर था, फर्स्ट कार्बन पे बेस लगा हुआ है। यहाँ पे हम लोग H3PO4 को इंडिकेट कर रहे हैं, या P एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और नीचे फॉस्फोरस जो है वो 3 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन फिर इन हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। तो H1 2 3 हाइड्रोजन हो गया यानी ये H3, और फिर एक हो गया यानी फॉस्फोरस, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 इसका यूनिट हो गया। तो ये H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब होगा क्या कि यहाँ जो CH2OH जो होता था फिफ्थ कार्बन वाला, 5 डैश पे ये जो हमारा कार्बन था ये CH2OH था, तो यहाँ से OH जो होगा अपने बॉन्ड को लेके OH माइनस के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। अब अगर ये OH माइनस को लेके निकल जाएगा, और होगा क्या कि यहाँ जो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को छोड़ के यानी कि H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो फॉस्फोरिक एसिड से H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। ऐसे भी हम जानते हैं कि हमारा एसिड है, तो एसिड का कैपेबिलिटी होता है H प्लस को रिलीज करने का, तो ये H प्लस को रिलीज करेगा, और ये जो CH2OH है ये OH माइनस को यहाँ से रिलीज करेगा, तो OH माइनस निकलेगा। तो ये OH माइनस निकलेगा तो यहाँ पर CH2 प्लस जनरेट होगा, और यहाँ से अगर H प्लस निकला तो ये O माइनस होगा। अब ये O माइनस और ये CH2 प्लस यही दोनों कंबाइन हो जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि यहाँ से अगर हाइड्रोजन जो है वो H प्लस के फॉर्म में निकल जाए, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा फॉस्फोरस का वो कुछ इस टाइप से होगा, P डबल बॉन्ड हो। P इसी डबल बॉन्ड O को हम लोग टॉप पे ना करके इधर लेफ्ट साइड में इंडिकेट करा दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो P डबल बॉन्ड O था, उसी को हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंडिकेट करा दिए। फिर ये जो तीनों ऑक्सीजन था, यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो ये O माइनस के फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकला तो ये बॉन्ड इसी के ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये O माइनस बनाएगा। यानी फॉस्फोरिक एसिड जब H प्लस को रिलीज करेगा तो वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा PO4। तो ये PO4-3 होता है, इसको हम लोग फॉस्फेट आयन कहते हैं। तो ये जो आयन है हमारा, यही आयन हमारा फॉस्फेट आयन है। अब ये जो हमारा फॉस्फेट आयन है, जब CH2OH यहाँ से OH माइनस को रिलीज किया, तो यही आयन जो इसका नेगेटिव चार्ज है O माइनस, वही नेगेटिव इस प्लस वाले के साथ अट्रैक्ट होगा। तो यही पूरा का पूरा कंपाउंड इस वाले CH2 प्लस के साथ जब कंबाइन होगा, तो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप का बनेगा। ये हमारा रहा पेंटोज शुगर, जिसके फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे हम लोग इसको बेस को अटैच कर दिए हैं, और जो फिफ्थ कार्बन था यहाँ पे CH2OH, उससे OH ग्रुप के निकलने के बाद ये जो PO4-3 था, वही PO4-3 इससे हम कंबाइन करवा दिए। तो यही जो हमारा स्ट्रक्चर बना, यही स्ट्रक्चर को, इसी कंपाउंड को हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। हम लोग क्या देखे थे न्यूक्लियोटाइड कि पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे बेस को अटैच कर दें, और उसी पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन पे अगर हम लोग H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड को अगर हम कंबाइन करते हैं, तो यही जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, यही ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा गया है जो आपके नोट्स के पर्पज से इंपॉर्टेंट रहेगा। द कार्बन ऑफ बेस आर नंबर्ड एज 1 2 3, सो द कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर आर नंबर्ड एज 1 2 3 etc। तो ये चीज आपको अभी अभी बता दिया गया कि जो हम लोग बेस अटैच करते हैं, जो हम लोग यहाँ पे बेस अटैच किए हैं, वो ये बेस था। इसके अंदर जो कार्बन होगा, उस कार्बन का नंबरिंग हम लोग 1 2 3 से करते हैं, और चूंकि उसके अंदर के कार्बन का नंबरिंग 1 2 3 से किए हैं, तो इस जो पेंटोज शुगर है, इस पेंटोज शुगर में भी तो ये कार्बन था,
तो इस कार्बन को उस बेस के कार्बन से डिफरेंट इंडिकेट कराने के लिए यहाँ पे हम लोग 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी कारण से हम लोग करते क्या है कि जो पेंटोज शुगर का कार्बन है उसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश का नंबरिंग करते हैं। उसके बाद है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है कंबाइन बाई, अभी हम लोग इससे जस्ट पहले क्या सीखे कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वो इन्हीं न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। इसका मतलब कि इस टाइप का बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जब कंबाइन होगा तो उसी के कंबाइन होने से न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग दोस्तों अब पहले ये चीज सीख चुके हैं कि जब कभी भी कोई दो यूनिट कंबाइन होगा तो वो कंबाइन होगा तो किसी न किसी लिंकेज या बॉन्ड के साथ ही कंबाइन होता है। तो दो न्यूक्लियोटाइड जिस बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन करते जाएगा उस बॉन्ड या लिंकेज का नाम होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। यानी दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कंबाइन होगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, और किस किस पोजीशन पे कंबाइन होगा तो C3 डैश C5 डैश पोजीशन, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड का C3 डैश पोजीशन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का C5 डैश पोजीशन, इन्हीं दोनों पोजीशन पे हम करेंगे क्या कि हम लोग फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन करवाएंगे। और उसी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के फॉर्मेशन होने के कारण ही वहाँ पे होगा क्या चीज़ कि जब उस फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ उससे पहले वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कराएंगे, और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कराने के कारण ही फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज वहाँ पे फॉर्म होगा एक न्यूक्लियोटाइड के C3 डैश और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के C5 डैश पोजीशन के बीच में, और इसी से दो न्यूक्लियोटाइड हमारा कंबाइन हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के जरिए कंबाइन करवा सकते हैं। अब हम लोग उसका कॉम्बिनेशन देखते हैं कि आखिर हम उसको कंबाइन कैसे कैसे करवाएंगे। तो अभी हम लोग न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख चुके हैं कि एक पेंटोज शुगर होता है, उसके फर्स्ट कार्बन पे हम लोग बेस को रखते हैं और उसी पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे हम लोग फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट ग्रुप को हम लोग अटैच कर दिए थे, यानी कि हमारा फॉस्फोरिक एसिड का ही पार्ट था। तो ये जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर हुआ यही हमारा एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। तो दोस्तों ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, अगर इसको ध्यान से देखें तो फिर ये हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड को बना लिए। ये हमारा एक पेंटोज शुगर था, इसके फर्स्ट कार्बन पे हम लोग बेस को अटैच कर दिए हैं, और जो इसका फिफ्थ कार्बन है ये वाला, इस फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे क्या है तो इस फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड अटैच था। अब हम लोग ये देखते थे कि यहाँ पे हम लोग O- इंडिकेट करते थे, ऊपर में अगर हम देखें तो यहाँ O- है लेकिन यहाँ पे OH है। तो आखिर ये O- आता कैसे था, अगर आप याद करेंगे तो ये फॉस्फोरिक एसिड का पार्ट होता था। जब इस ऑक्सीजन से H+ निकलता था तो H+ के निकलने के कारण ही यहाँ पे O- आता था। यानी ये O- अगर हाइड्रोजन नहीं निकला है तो ये तो OH के फॉर्म में ही होगा। तो ये फॉस्फोरिक एसिड का पार्ट था, तो इसीलिए यहाँ पे OH से इंडिकेट कराया गया है। यहाँ पे भी O- है, यहाँ पे भी हम लोग OH लिख सकते हैं अगर हम इसका लिंकेज कहीं से करवाएंगे तो यहाँ पे ये O- था, ये H+ के रिलीज होने के कारण ही आएगा, तो ये इसी के कारण हम यहाँ पे OH को इंडिकेट करा दिए। अब अगर हम इसको स्ट्रक्चर को देखें, इस वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड के देखें तो ये उसका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन और ये उसका थर्ड कार्बन 3 डैश। और इस वाले का अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये हमारा 5 डैश कार्बन। तो अभी अभी हम लोग देखे हैं कि जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनता है वो थर्ड और फिफ्थ कार्बन के बीच में ही बनता है। और कैसे बनता है, बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस थर्ड कार्बन का ये वाला OH और इस फिफ्थ कार्बन का ये फिफ्थ कार्बन का जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड का पोर्शन था उससे OH का H, ये OH और इसका H, यही आपस में जब कंबाइन होगा तो H2O मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा, यहाँ से OH और ये H निकल जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसी ऑक्सीजन बॉन्ड से ये न्यूक्लियोटाइड का यूनिट और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड का यूनिट एक दूसरे के साथ इसी ऑक्सीजन लिंकेज से कंबाइन हो जाएगा। तो H2O मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा, और H2O मॉलिक्यूल के रिलीज होने के कारण ही ये जो हमारे पास ऑक्सीजन था, इसी ऑक्सीजन से नीचे का हमारा न्यूक्लियोटाइड और ऊपर का न्यूक्लियोटाइड इस बॉन्डिंग से कंबाइन हो जाएगा एक दूसरे से। और यही जो हमारा फॉस्फेट लिंकेज जो यहाँ पे बन रहा है, जो हम फॉस्फोरिक एसिड का पोर्शन लिए थे, यही फॉस्फोरिक एसिड का जो लिंकेज बनता है, इसी फॉस्फोरिक एसिड वाले लिंकेज को, जिससे कि एक और ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड कंबाइन है, इसी लिंकेज को हम लोग नाम देते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज।
तो यही हमारा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनता कैसे है, तो दो न्यूक्लियोटाइड के C3- और C5- पोजीशन पे जब H2O मॉलिक्यूल का रिलीजिंग हम करवाते हैं, तो रिलीज करवाने से जो जिस ऑक्सीजन बॉन्ड से ये दोनों का दोनों ये जो कंबाइन तो हुआ ये ऑक्साइड लिंकेज से ही, लेकिन ओवरऑल ये पूरा अगर हम देखें तो ये हमारा फॉस्फेट यूनिट ही है। और फॉस्फेट यूनिट के ही कॉम्बिनेशन से ये हो क्या रहा है कि जो लिंकेज बन रहा है जिससे कि ये दोनों का दोनों न्यूक्लियोटाइड हमारा कंबाइन हो रहा है, इसी लिंकेज को हम लोग फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। अब इसी को अगर हम शॉर्ट में इंडिकेट कराने का तरीका देखें तो वो भी हम करा सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि ये तो हमारा पेंटोज शुगर था, इस पेंटोज शुगर से ये हमारे पास फॉस्फेट जुड़ा और इस फॉस्फेट से फिर दूसरा हमारे पास पेंटोज शुगर जुड़ा। फिर होगा क्या कि इस वाले कार्बन का जो ये जो थर्ड कार्बन है, इस थर्ड कार्बन से फिर नीचे की तरफ कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके फिफ्थ कार्बन के साथ फिर एक फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बना होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक जो हमारा ये पेंटोज शुगर न्यूक्लियोटाइड की अगर अंदर हम बात करें तो जो शुगर होता है हमारा पेंटोज शुगर, वो पेंटोज शुगर जो होता है वो इसी फॉस्फेट यूनिट से ही कंबाइन होता है। और इस ये जो हमारा पेंटोज शुगर था उसके फर्स्ट कार्बन पे हम लोग बेस को अटैच करते हैं। इसी को अगर शॉर्ट में इंडिकेट कराया जाए तो शॉर्ट में हम इस टाइप से इंडिकेट करा सकते हैं न्यूक्लिक एसिड या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड को, कि हमारे पास शुगर है, शुगर यानी कि ये जो हमारा पेंटोज शुगर, उस पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे तो बेस होता है, ये हमारा बेस हो गया, इसका बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। और यही जो शुगर होता है ये किससे कंबाइन है, तो फॉस्फेट से। तो ये शुगर फॉस्फेट से कंबाइन है और ये फॉस्फेट किससे कंबाइन है, तो फिर दूसरे शुगर से। तो ये दूसरा शुगर रहा यहाँ पे, और इस शुगर के ऊपर फिर फर्स्ट कार्बन पे क्या है, तो बेस लगा हुआ है, तो यहाँ पे फिर बेस, फिर ये शुगर, ये जो शुगर फिर किससे कंबाइन होगा, किसी फॉस्फेट यूनिट से, फिर वो शुगर, फिर इस शुगर के ऊपर में बेस। यानी इसी टाइप का बहुत सारा जब यूनिट कंबाइन हो जाएगा, इसी कारण से नीचे एन यूनिट को इंडिकेट कराया गया है। तो इसी टाइप से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का जब कॉम्बिनेशन होगा तो जो चीज बनेगा उसी को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे या फिर हम उसको न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। यानी इस तरीके से हम लोग न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिए कि उसका हम लोग फॉर्मेशन कैसे कैसे करवा सकते हैं यूजिंग न्यूक्लियोटाइड। तो अभी हम लोग ये देख चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड जब कंबाइन होता है तो वो कंबाइन होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करके। तो इस टाइप से वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के पॉलीमर यानी कि न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड बना यानी कि डीएनए और आरएनए जो बना, उस डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो। तो दोस्तों जो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर है इसको ओवरऑल दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर और दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो प्रोटीन का ओवरऑल 4 टाइप का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया गया था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। फिर डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर, और 1 डिग्री स्ट्रक्चर डीएनए आरएनए का, ये दोनों कॉमन होता है। और अगर दूसरा जो होता है वो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। तो अगर लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो डीएनए का डिफरेंट होता है और आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो डीएनए आरएनए दोनों का सेम होता है। इसी चीज को हम अभी देखने वाले हैं। तो जो डीएनए आरएनए का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये बस हमको न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बारे में बतलाता है कि जो न्यूक्लियोटाइड होगा कि वो किस सीक्वेंस में अरेंज होगा। जैसे सपोज करें कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे दोनों को अलग अलग तरीके से इसीलिए इंडिकेट कराया गया है ताकि बस आप इससे ये समझ सके कि 2 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड को लिया गया है यहाँ पे। तो ये न्यूक्लियोटाइड लिया, एक दूसरे टाइप का न्यूक्लियोटाइड, ये एक दूसरे टाइप का न्यूक्लियोटाइड है। अब यहाँ पे देखें तो पहले ये डार्क वाला है, फिर ये हमारा लाइट, फिर ये डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट। यानी कि इसमें न्यूक्लियोटाइड कंबाइन किसी न किसी सीक्वेंस में करता है। तो जो डीएनए आरएनए का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो बस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बारे में बतलाता है कि न्यूक्लियोटाइड किस सीक्वेंस में कंबाइन कर रहा है एक दूसरे के साथ। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा भी हो सकता था कि 2 सेम टाइप का न्यूक्लियोटाइड एक हो, फिर दूसरे टाइप का, फिर 2 सेम टाइप का एक बार हो, फिर तीसरे टाइप का, जैसा कि हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन में पढ़े थे। तो न्यूक्लियोटाइड किस सीक्वेंस में कंबाइन होता है यही प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है डीएनए आरएनए का। फिर अगर हम लोग 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमको बताता क्या है, तो इंडिकेट्स अबाउट फोल्डिंग और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड।
कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसका स्पेशियल अरेंजमेंट, की स्पेस में किस तरीके से अरेंज होगा या फिर उसका फोल्डिंग कैसे होगा। अब ये तो हमारे यहाँ क्या हुआ क्या कि ये तो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, ये हर एक छोटा सर्किल हर एक छोटा सर्किल एक न्यूक्लियोटाइड है। और जब यही बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जब कंबाइन होगा तो कंबाइन होकर के ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, डीएनए आरएनए कहते हैं। लेकिन ये है कि ये जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ कंबाइन अगर हम सोचे तो वो कैसे करेगा, या फिर अगर ये फोल्ड होगा तो फोल्ड किस शेप में होगा, इसका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होगा, स्पेस में किस तरीके से अरेंज होगा, उस चीज के बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले। तो डीएनए में हम क्या देखते हैं कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब कि अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अब यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सीक्वेंस हो सकता है, वो आप समझ सकते हैं कि वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा उसका इस टाइप से। तो इसको बस शॉर्ट में इंडिकेट कराया गया है। तो ये एक हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक स्टैंड हुआ है। स्टैंड मतलब समझे कि आप धागे जैसा स्ट्रक्चर, ये इस टाइप से जा रहे हैं। और यहां से अगर देखें तो ये इसका सेकेंड स्टैंड है, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्टैंड होता है। तो डीएनए में जो होता है ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर अगर याद हो तो वहां पे हम लोग देखते थे कि उसमें भी हम लोग स्ट्रैंड्स की बात करिए, अगर हम लोग फाइब्रस प्रोटीन आप लोग पढ़े थे तो जो फाइब्रस प्रोटीन होता था उसको भी लिखा गया कि ये लॉन्ग स्ट्रैंड्स होता है। स्ट्रैंड्स मतलब आप जस्ट समझे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरीके से था। तो ये जो डीएनए होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड मतलब कि ये कुछ इस टाइप से जाएगा, दो टाइप से यहाँ पे थ्रेड जो होता है वो कंबाइन होगा। और इसी थ्रेड पे रहता क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कौन सा करता है, तो यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड करता है। यानी न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होता है और न्यूक्लियोटाइड यही कंबाइन होकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन किया हुआ है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में। यही स्ट्रक्चर हमारा अल्फा हेलिक्स होता था। हम लोग देखे थे कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता था उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते थे, एक तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और दूसरे को बीटा प्लेटेड शीट। तो ये जो है हमारा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर का एक स्ट्रैंड हुआ, लेकिन चूंकि इसमें दो स्ट्रैंड का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसी कारण से इसको हम लोग डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। यानी डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है, जिसमें स्ट्रैंड पे होता क्या है, तो स्ट्रैंड पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंबाइन होता है। और अगर इन स्ट्रैंड्स के बीच में हम बात करें तो ये हम तो जानते हैं कि ये तो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर होता क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है यानी कि उसके अंदर नाइट्रोजीनस बेस तो होगा ही होगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, ये सब तो होगा ही होगा। तो दोस्तों ये जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए में हम लोग पढ़े हैं कि डीएनए में 4 टाइप के नाइट्रोजीनस बेस का इस्तेमाल होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग एजीसीटी कहते थे, यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो यही तो हमारा डीएनए था, डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। तो यहां भी 4 नाइट्रोजीनस बेस होगा, बिल्कुल होगा, ATGC। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि आखिर ये दोनों आपस में जो कंबाइन है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में, वो किस बॉन्ड से कंबाइन है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन है। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो दोनों स्ट्रैंड के बीच में किसके बीच में बनता है, तो फर्स्ट स्ट्रैंड का एडेनिन नाइट्रोजीनस बेस और सेकेंड स्ट्रैंड का जो थाइमिन, टी जो थाइमिन नाइट्रोजीनस बेस है उसके बीच में डबल बॉन्ड से दिखाया गया है। यानी उसके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड से बनेगा और इसी डबल बॉन्ड से ये कंबाइन होगा। और फिर इसी फर्स्ट का जी और इसी सेकेंड स्ट्रैंड का सी, तो जी और सी जो होगा इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो एडेनिन और थाइमिन जो होता है वो डबल बॉन्ड से कंबाइन होता है और गुआनिन और साइटोसिन जो होता है ये एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड से कंबाइन होता है। तो यही आपको याद रखना इसमें जरूरी है कि डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, फिर अगर हम शेप की बात करें तो अल्फा हेलिकल शेप में होगा ये। और उसके बाद है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, किसके बीच में, तो एक तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में। ये याद रखना आपको जरूरी है। आपको ऐसा कभी नहीं बोलना है कि एडेनिन और गुआनिन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बिल्कुल नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा डीएनए में ए और टी के बीच में, साथ ही साथ जी और सी के बीच में ही होता है। फिर ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड आपको लिखना है और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लिखना है आपको। फिर इसी का अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें एक ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और अगर इसमें जो अगर फोल्डिंग होगा, यानी कि ये हमारा क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का ही शेप है। ये बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड है, इसमें भी हम इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हम चाहे तो ड्रॉ करा सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। यानी यहाँ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बारे में बताया जा रहा है।
तो डीएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता था वो डबल स्टैंडर्ड होता था, 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता था, लेकिन आरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक सिंगल धागे के जैसा ये बड़े धागे की तरफ, जिसमें न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होता है एक दूसरे के साथ, और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में ही है, यानी ये सिंगल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, जबकि डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और फिर इसमें भी जो होता है ये भी फोल्डिंग करता है, लेकिन ये इसका जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो अपने एलोंग ही फोल्डिंग करता है। इसमें एक ही स्ट्रैंड जो होता है वो अपने एलोंग कभी भी फोल्डिंग नहीं करता है। यहाँ पे 2 डिफरेंट स्ट्रैंड जो है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर का वो दोनों फोल्डिंग कर रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभी पे यही जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड है यही अपने आप फोल्डिंग कर लेता है। इतना आपको याद रखना है, जो एनसीईआरटी के रिगार्डिंग से एक्सेस ज़्यादा है, जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये चीज़ रहा। इसी चीज़ को हम फिर से ज़रा करते हैं शॉर्ट में, कि जो डीएनए आरएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो हमको न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बारे में बतलाता है कि न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से कंबाइन होगा। यहाँ फर्स्ट टाइप का, सेकंड टाइप का, फर्स्ट टाइप का, सेकंड टाइप का, फर्स्ट टाइप का, सेकंड टाइप का, बिल्कुल ऐसा ही जरूरी नहीं, कुछ दूसरे टाइप का भी हो सकता है, यानी कि एक सीक्वेंस, एक पैटर्न के बारे में बताएगा कि न्यूक्लियोटाइड किस टाइप से अरेंजमेंट हो रहा है। फिर अगर हम 2 डिग्री और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें डीएनए का, तो डीएनए का जो 2 डिग्री स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है, जहाँ पे एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और साथ ही साथ ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन आरएनए की बात करें अगर, तो आरएनए जो होता है हमारा वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, एक ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें, जिसके ऊपर पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंबाइन होता है। और ये जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फिर ये जो चेन है ये कभी कभी अपने एलोंग ही फोल्डिंग करता है। तो इस तरीके से ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या फिर आरएनए। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लिक एसिड जो है ये खत्म होता है। एनसीईआरटी में एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है कि ये जो हमारा आरएनए है ये आरएनए का एक टाइप है, लिखा हुआ कुछ वहाँ पे, तो बस आपको इसको याद रख लेना है थोड़ा सा। अगर हम आरएनए की टाइप के बारे में बात करें तो आरएनए 3 टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा एमआरएनए, फिर आरआरएनए और टीआरएनए। एम फॉर मैसेंजर आरएनए, जिसका नाम होता है मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। तो ये आरएनए का 3 टाइप है, एम, आर और टी। तो एम, आर और टी यही आरएनए का 3 टाइप है, मैसेंजर, राइबोसोमल और ट्रांसफर आरएनए। इसका डिटेल आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा बायोलॉजिकल फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड का, उस न्यूक्लिक एसिड का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या क्या चीज़ हो सकता है, आखिर हमारे बॉडी के लिए ये किस काम से इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड हमारा 2 टाइप का होता है, एक तो होता है हमारा डीएनए और दूसरा होता है हमारा आरएनए। जो डीएनए है यही डीएनए इंपॉर्टेंट रूप से हमारे हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इनहेरेंट कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है या ट्रांसफर होता है वो इसी डीएनए न्यूक्लिक एसिड के कारण होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में तो आरएनए भी होता है, तो इस आरएनए का आखिर क्या बायोलॉजिकल फंक्शन है, ये किस काम में बॉडी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरएनए हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके अंदर क्रोमोजोम होता है, उस क्रोमोजोम के अंदर जो होता है वो प्रोटीन और बायोमोलिक्यूल होता है, उसमें आरएनए भी होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए जो होता है यही प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है सेल के अंदर, यानी कि हमारे बॉडी के सेल के अंदर जो प्रोटीन बनता है वो इसी आरएनए मॉलिक्यूल के कारण बनाता है। यही आरएनए जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। जबकि हेरिडिटी या इनहेरेंट कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के बारे में, ट्रांसफर के बारे में बात करें तो वो इस डीएनए के कारण होता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रख लेना है। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी वाइल आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आता है, और ये जो हमारा डीएनए है ये हेरिडिटी या इनहेरेंट कैरेक्टर के ट्रांसमिशन या ट्रांसफर के लिए काम आता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ये हुआ बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फिर अगर हम एनसीईआरटी के लास्ट पॉइंट की बात करें तो यह पॉइंट नंबर 14.6 जो है कि हमारा हार्मोन्स। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स होता है जो मैसेंजर का काम करता है, यानी कि सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिशन का काम करता है। अगर इसी हार्मोन का कभी कभी हमारे बॉडी में डिसबैलेंस हो जाए, अगर हमारे बॉडी में इसका बैलेंस अगर खराब हो जाए तो उसी के कारण बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखेगा। जैसे सपोज करें कोई आदमी मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाए, तो वही हार्मोनिक इम्बैलेंस के कारण ही ऐसा कुछ होता है। फिर अगर हम इस हार्मोन्स के अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हार्मोन्स आर दी सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स विच ट्रांसफर द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन आवर बॉडी।
कि हार्मोन्स जो होता है हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाला एक केमिकल है, और ये केमिकल करता क्या, कौन सा काम है, तो केमिकल मैसेंजर का काम करता है। मैसेंजर यानी कि सिग्नल को या बॉडी में जो मैसेज होता है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजेगा हमारे बॉडी के अंदर। यानी कि हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाला ऐसा केमिकल है जो हमारे बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है। अब आप इससे खुद सोचें कि अगर आपको भूख लगा हुआ है और भूख लगा हुआ है, आप तुरंत खाना खाएं, फिर आपको भूख लग गया, इसका मतलब है क्या कि आप जो खाना खाए हैं उसका सिग्नल आपके बॉडी के पास नहीं पहुंच रहा है अच्छे से। इसका मतलब कि उस टाइप का जो हार्मोन है उसका इम्बैलेंस हो गया है आपके बॉडी में। तो इससे होगा क्या कि अभी आप तुरंत खाए हैं और फिर से आपको भूख लग रहा है। इसका मतलब कि जितना आप खाना खाए हैं उसका मैसेज आपके बॉडी के पास अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा है। तो उस कंडीशन में होगा क्या कि आप फिर दोबारा से खाएंगे, तो दोबारा से खाएंगे और यही कंटिन्यू अगर चलते रहा प्रोसेस तो धीरे धीरे बॉडी जो होता है वो फैट होते चला जाता है, मोटा होते चला जाता है। तो यही हार्मोनिक इम्बैलेंस जब हमारे बॉडी के अंदर होता है तो इसी का बहुत सारा डिसएडवांटेजेस क्रिएट होता है। जैसे आदमी का मोटा होना, पतला होना, बहुत सारा आदमी कुछ लंबा होता है, बहुत सारा आदमी बहुत ज़्यादा नाटा हो जाए, तो वो हार्मोनिक इम्बैलेंस के कारण ही होता है। तो हार्मोन्स का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो बस सिंपल सा मतलब कि हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाला कुछ ऐसा केमिकल है जो मैसेंजर का काम करता है, यानी एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है। और अगर हमारे अंदर बॉडी पार्ट्स के अंदर हार्मोन्स का अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे हमारे बॉडी के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट होगा। इम्बैलेंस क्रिएट होने का ही बहुत सारा इफेक्ट जनरेट होगा, मोटा होना, पतला होना, दिस दैट वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर था बायोमोलिकुल, वो बायोमोलिक्यूल यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर को समझने में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए बिल्कुल हमारे साथ शेयर कीजिए, और तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।